हेलो। अरे तुम अभी तक ऑफिस में हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अरे इतनी क्या करतेस तू? वैसे तो तुम मुझे फोन नहीं करती, लेकिन आज बेटा आ रहा है तो 3 बार बस निकल ही रहा हूँ मैं। अहो किती वेळ लावला तुम्ही? बरं चल आता। हे घ्या, आपको पता है ना घर में और कितने काम बाकी है। क्यों परेशान हो रही हो? जानता हूँ तुम वीर को बहुत मिस करती हो। अब कुछ दिन यही हमारे पास रहेगा वो। 12 मार्च 1993 मुंबई में 12 अलग जगहों पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए। पहली बार देश ने ऐसा आतंकी हमला देखा और इन ब्लास्ट ने मुंबई पुलिस और आम आदमी को उस चीज से वाकिफ करवाया जिसने हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया, RDX। मुंबई पुलिस इस केस पर दिन रात काम करती रही और जिस ऑफिसर ने कई सस्पेक्ट्स को अरेस्ट करके सिर्फ 48 घंटों में इस केस को सॉल्व किया वो थे इंस्पेक्टर कबीर शुरफ। मगर सर सुनने में आ रहा है इस ब्लास्ट के पीछे मास्टरमाइंड बिलाल अहमद और टाइगर इंडिया छोड़ के जा चुके हैं। जर्नलिस्ट की ये खबर बिल्कुल सही थी। ब्लास्ट से 2 दिन पहले टाइगर और बिलाल देश छोड़कर भाग चुके थे। टाइगर ईरान चला गया और बिलाल अहमद POK उमर हफीज के पास। उमर हफीज ISI के सारे गैर कानूनी काम करता था और 93 ब्लास्ट के बॉम्बर्स को एक्सप्लोजिव बनाने की ट्रेनिंग भी उमर के जरिए ही दी गई थी। हमने ये भी सुना है कि मुंबई में 1000 किलो RDX लाया गया था, जिसमें सीरियल ब्लास्ट में सिर्फ 400 किलो यूज हुआ है और 600 किलो अब भी मिसिंग है। क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है? किसी को नहीं पता था कि इन्फॉर्मेशन सच थी या एक अफवाह, मगर सिर्फ कबीर श्रॉफ जानता था कि वो 600 किलो RDX इंडिया में ही कहीं दफन है और उसे दफन करने वाला कोई और नहीं, बिलाल अहमद है। बिलाल आज से अब हमारे साथ रहेंगे। 1999 में उमर ने ISI की मदद से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर की शुरुआत की और बदले में ISI ने उन्हें कारगिल की जंग में इस्तेमाल किया। मगर जंग के दौरान उमर का बड़ा बेटा इमाद हफीज इंडियन आर्मी के हाथों मारा गया। इमाद की मौत की खबर सुनकर उमर के छोटे बेटे रियाज और रजा लंदन से अपनी पढ़ाई छोड़कर फौरन मुजफ्फराबाद लौट आए। अब हम वापस नहीं जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं भाभी कि सरहद पार कोई भी महफूज नहीं रह पाएगा। 1 हफ्ते बाद मोहाली में इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है और आप सभी का इंडिया जाने के लिए 2 दिन का वीजा इशू किया जा चुका है। आप सब इंडिया जाएंगे जरूर, पर कभी वापस नहीं लौटेंगे। वहाँ मेरा एक दोस्त है कादर उस्मानी, उसने आप सब के लिए अलग अलग शहर में रहने और काम करने का इंतजाम किया है। थे तो ये सारे पाकिस्तानी, लेकिन इंडिया में हिंदुस्तानी पहचान के साथ आम आदमी की तरह जिंदगी बिता रहे थे। ये हमारे आसपास हर जगह मौजूद थे और कोई भी हो सकते थे। शायद आपकी बिल्डिंग का वॉचमैन या फिर आपके ऑफिस में काम करने वाला एक एम्प्लॉय। इन्हें पहचानना और पकड़ना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब तक इनका कमांडर इन्हें ऑर्डर ना दे तब तक ये किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाते थे। आज के बाद आपका सिर्फ एक ही कांटेक्ट होगा, आपका एरिया कमांडर इन चीफ रियाज। उमर के सबसे वफादार बॉडीगार्ड बशीर का बेटा मुख्तार भी रियाज का साया बनकर हिंदुस्तान जा रहा था और इस तरह शुरुआत हुई लश्कर के स्लीपर सेल की। मैंने और रजा चाचू ने अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल लंदन यूनिवर्सिटी में गुजारे हैं। अब तो तुम भी वहां पढ़ने जा रहे हो, खूब मन लगाकर पढ़ना। वैसे भी अब यहां बहुत कुछ होने वाला है, तुम फिक्र मत करना। रजा, अम्मी और अब्बू का ख्याल रखना। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ
कि ये सब कब खत्म होगा। ये सोचना चाहिए कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। 60 साल पहले कुछ जाहिल और सियासत के लालची लोगों ने मजहब के नाम पर बंटवारा किया। उसकी सजा मिली हम जैसे लोगों को। खानदान को धक्के मारकर अपने घर से, अपने मुल्क से निकाल दिया गया। 5 साल के बच्चे के सामने उसके वालिद का गला काट दिया गया। उसकी अम्मी की जान ले ली, उसकी बहन के साथ। यहाँ आने के बाद भी लोगों ने उसे सिर्फ एक मुहाजिरी कहा। वो 5 साल का बच्चा मैं था। मगर ये सब करके क्या हासिल होगा? कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, वरना हम में और उन सियासतदानों में क्या फर्क। हिंदुस्तान ने मेरी किस्मत बदली, अब मैं हिंदुस्तान की किस्मत पलट दूंगा। अगर हमारे बुजुर्गों ने इस बात पर अमल किया होता तो उनकी गलतियों का हर्जाना आज हमें नहीं भरना पड़ता। जी कबीर सर। सीएम सर तुम्हारे साथ हैं? हाँ सीएम सर साथ में ही है। फोन दो। सर जॉइंट सीपी कबीर श्रॉफ। हाँ कबीर। सर 3 घंटे से आपको फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मैं फ्लाइट में था, बोलो क्या काम है? कुछ अर्जेंट बात करनी थी आपसे, अभी मिलने आ सकता हूँ? हाँ एक्चुअली आई एम ऑन द वे, मैं आ जाता हूँ ATS हेडक्वार्टर्स। कबीर, जब जब मुझे एंटी टेररिज्म स्क्वाड से आधी रात को फोन आया, अगली 4 रातें मैं ठीक से सो नहीं पाया हूं। In that case you won't be disappointed, sir. रियाज हफीज का पता चल गया है। करीब 15 सालों से ये 40 स्लीपर एजेंट इंडिया में छुप कर रह रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि जो 2 सस्पेक्ट्स मारे गए वो किसी राजवीर राठौड़ नाम के होटेलियर से मिलने अक्सर जैसलमेर जाया करते थे। दिस इज राजवीर राठौड़ सर। ये राजवीर राठौड़ और कोई नहीं, लश्कर चीफ उमर हफीज का बेटा है। रियाज हफीज। फौरन अपनी टीम जैसलमेर भेजो एंड अरेस्ट दिस बास्टर्ड। आई एम सॉरी सर, बट परमिशन के लिए रुकने का वक्त नहीं था। टीम ऑलरेडी जैसलमेर के लिए निकल चुकी है। एंड हु इज लीडिंग द टीम? सूर्यवंशी, वीर सूर्यवंशी। वो पागल? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी। सर। थैंक्स बलवान। सर बलवान नहीं सर, विवान। इतने सालों में 2 चीजें नहीं बदली सर, आपकी हेयर स्टाइल और नाम बोलने की आदत। सर वैसे एक बार हम रियाज को पकड़ेंगे ना, आपकी फोटो फ्रंट पेज पे नक्की। हाँ चाइला फोटो फ्रंट पेज पे तो आएगी, लेकिन मेडल के साथ या गले में हार के साथ ये तो भगवान ही बताएगा। बूढ़े बकरे येड़े।
सर एड़े नहीं बिड़े। कैश बैंक भेज दिया? जी मैम। आई मस्ट से कि पूरे जैसलमेर में मैंने इतना अच्छा खाना नहीं खाया। थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ की ओनर हैं? जी, ये रेस्टोरेंट में और मेरे हस्बैंड चलाते हैं। ओह ओके। राजवीर, क्या हुआ? ये कह रही हैं कि इन्हें हमारे रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद आया। बहुत। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ दोबारा ज़रूर आएंगी। ज़रूर आऊँगी। क्या मैं आप लोगों के साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर कंफर्म वही है। लोकल पुलिस को इतला कर दो। यस सर। क्या लेंगे सर? बताता हूँ। आरपीजी। Divan, cover! Sir.
चले मुंबई? हाँ। ए लाइट लाओ कीड़े। सर भिड़े। सेंट्रल एजेंसी के हिसाब से तुम लश्कर चीफ उमर हफीज के बेटे हो। 2007 में इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखने तुम पाकिस्तान से मोहाली टूरिस्ट वीजा पर आए थे, मगर वापस नहीं गए। पिछले 13 साल से तुम यहाँ राजवीर राठौड़ के नाम से रह रहे हो और एक इंडियन लड़की ज्योति गुप्ता से तुमने शादी की। सेंट्रल एजेंसी की रिपोर्ट में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट 2011 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, उसके बाद पुणे बेकरी, बैंगलोर बस स्टैंड, श्रीनगर मिलिट्री बेस, चेन्नई, अहमदाबाद, श्रीनगर के बाद अहमदाबाद। शायद आपकी एजेंसी को पता नहीं, वो ब्लास्ट भी मैंने ही किया था। हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से तुम्हारी तरह 40 लोग और हैं जो लश्कर के स्लीपर सेल बनकर हिंदुस्तान में सालों से रह रहे। अभी उनका वक्त आया नहीं। जब वक्त आएगा तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांडू, तुझे ढूंढ लिया, तेरे बाकी साथियों को भी ढूंढ लेंगे। क्या मिलता है ये सब करके? आपको क्या मिलता है जब आप अपनी ड्यूटी करते हैं? बस वही, रात को सुकून की नींद आती है, जैसे तब आई थी। ताज 26/11 याद है ना? ज्यादा हीरोगिरी दिखाएगा ना तो तुझे ठोक के इधर ही इस सेफ हाउस के नीचे गाड़ दूंगा। ना यहाँ हिंदुस्तान में किसी को पता चलेगा और ना तेरे बाप को पाकिस्तान में खबर पहुंचेगी। कबीर श्रॉफ, एडीजी, मुंबई एटीएस, क्लेम टू फेम 1993 मुंबई ब्लास्ट्स। सुना है सिर्फ 2 दिनों में पूरा केस सॉल्व कर दिया था आपने। सिर्फ टाइगर और बिलाल आपके हाथों से बच निकले। काफी जानकारी है तुम्हें मेरे बारे में, मगर हम भी जानते हैं कि 93 के बाद बिलाल तुम्हारे अब्बा की गोद में जाके बैठ गया है। भाईजान, मैं इनसे कहती रही कि ये गलत है, और अब रियाज इंडियन गवर्नमेंट की गिरफ्त में है। पता नहीं अब क्या करेंगे मेरे बेटे के साथ। अब्बा, अब रियाज भाईजान को फांसी ही होगी। वो हिंदुस्तानी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हिंदुस्तान की 2 कौड़ी की रस्सी में इतनी ताकत नहीं कि रियाज हफीज को मार सके। उसमें हमारा खून है, सिपाही है वो। मरेगा तो सीने पे गोली खाकर मरेगा। 93 ब्लास्ट केस सॉल्व करने का जितना सेटिस्फैक्शन है ना मुझे, उतना ही रिग्रेट भी कि मैं बिलाल को पकड़ नहीं पाया। सर, मैं 93 को कैसे भूल सकता हूं? उन धमाकों में ही तो मैंने मेरे माँ बाप को खो दिया। और उसका अफसोस मुझसे ज्यादा शायद ही किसी को होगा। देश में पहली बार ऐसे सीरियल ब्लास्ट हुए थे। और ब्लास्ट में किसी ने अपना कारोबार खो दिया, किसी ने अपना हौसला, तो किसी ने अपने घर वाले। डिपार्टमेंट और मीडिया को ऐसा लगता है कि मैं बिलाल को ट्रैक करने की कोशिश आज भी इसीलिए कर रहा हूं बिकॉज आई वांट टू सेटल द स्कोर। ऐसा नहीं है। 93 में एक
टन RDX आया था, जिसमें से सिर्फ 400 किलो इस्तेमाल हुआ और पूरा का पूरा मुंबई हिल गया। 600 किलो आज भी कहीं दफन है। इट कुड बी एनीवे, मुंबई, पोरबंदर, कोंकण। डर इस बात का है कि ये इंफॉर्मेशन सिर्फ बिलाल के पास है। बिलाल, अब वक्त आ गया तुम्हारे हिंदुस्तान जाने का। वहां जाकर मुंबई पुलिस के शक को यकीन में बदल दो कि पिछले 27 साल से वो 600 किलो RDX वहीं उन्हीं के जमीन में दफन है। जी भाईजान। रजा, मुख्तार और उस्मानी को इत्तला करो कि बिलाल हिंदुस्तान वापस आ रहा है। विद्या, तुम घर चलो, मैं गैराज बंद करके आता हूँ। रोज की तरह देर मत करना, जल्दी आना। हाँ ठीक है। विवेक, तुम्हारे गैराज गया था तो पता चला कि तुम यहाँ पर हो। यार तुम गाड़ी तो ठीक कर देते हो मगर पैसों की बात तो करते ही नहीं। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मुझे पता है आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे। आजकल किसी पर भी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। ये पैसे रखो। एक बात बताओ, तुम्हारी दोनों उंगलियां कटी कैसे? ये अफगानिस्तान में वॉर के दौरान इन्हीं हाथों से बॉम्ब ब्लास्ट किया था। तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। काय पण बोलता तुम्ही, ये ऐसे ही है। निकलता हूं। नमस्कार भाभी। नमस्ते। कुछ भी मजाक करते हो। मैं खाना लगाती हूँ, तुम जल्दी आओ। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरा ट्रांसफ़र अपने डिपार्टमेंट में करवा दिया। इट्स ऑल राइट बॉस। तुम्हारे अब्बू ने हमारे साथ इतने साल ड्यूटी की, मुझे यकीन है कि तुम भी उन्हीं की तरह अपनी ड्यूटी निभाओगे। तुमच्यामुळे उशीर होतो। क्या रे, तुम लोग लेट आए? हाँ सर, मैंने ये हमेशा का इसका। सर पता नहीं ये बीबी लोगों को तैयार होने के लिए इतना वक्त क्यों लगता है। तुम्ही कैसी हो गर्भवती? सर गर्भवती नहीं, सरस्वती। सर, आज 1 साल के बाद आप और रिया दीदी आर्यन का बर्थडे एक साथ मना रहे हैं। बहुत खुश होंगे ना? हाँ, खुश हूँ भी नहीं भी। मतलब? रिया हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है आर्यन के साथ। ऑस्ट्रेलिया? सर, उस हादसे को तो 1 साल हो चुका है। आप दोनों कब तक अलग रहेंगे? सर, 2 लोग एक दूसरे से इतने अलग, फिर भी प्यार हुआ, शादी हुई। सर आप देखिएगा, रिया दीदी एक दिन आपके पास वापस जरूर आएगी। आले सर। मैम, वो Get the team ready. ओके मैम। Are you a doctor? I have been shot. आप कैसा फील कर रहे हो? Much better. गुड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। टुंडे का क्या हुआ, पता चला कुछ? टूंडे नहीं सर, मुंडे ढूंढ रहे साले को। आप पर गोली चलाई है, छोड़ेंगे नहीं उसे। मुझे अब डिस्चार्ज कब करेंगे? मुझे ड्यूटी पे जाना है। अपनी हालत देख रहे हो तुम?
मतलब क्या, मतलब छोटी मोटी चोट है, ठीक हो जाऊंगा 2 दिन में, यू कैन जस्ट लीव मी। हाँ, छोटे मोटे घाव से कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे सर को। ड्यूटी के लिए तो अपने जान की बाजी लगाते हैं सर। अच्छा, वैसे अगर बुलेट 2 इंच ऊपर लगती तो बाजी लगाने के लिए तुम्हारे सर की जान ही नहीं बचती। ये पुलिस स्टेशन नहीं है, हॉस्पिटल है, और डॉक्टर मैं हूं, तो जब मैं बोलूंगी तब तुम्हें डिस्चार्ज मिलेगा। आई होप दैट्स अंडरस्टूड। सर 2 गोली लगी थी आपको, कुछ भी हो सकता था। कुछ नहीं हुआ ना। अरे सर, आपको पता है ये सिद्धिविनायक गई थी चलकर आपके लिए प्रार्थना करने। सर अभी आप जल्दी से ठीक हो जाइए। आपके बिना इनको ड्यूटी पे भेजने में मुझे बहुत डर लगता है। अरे रिपोर्ट, सच कहूँ, अगर आप नहीं होते ना, मैं इनको पुलिस की नौकरी नहीं करने देती। अरे बहुत डेयरिंग वाला आदमी है। हाँ सर, ये रिमोट कंट्रोल वाला बेड है, एक बार लेट के देखूं क्या? हाँ, फैल जा। वो काय करता है तुम्ही? तेल तो अरे ऊपर आ रहा है। अरे पैर ऊपर आ रहा है क्या? ये देखो नहीं आ रहा। दे पाए ले ना। काम मजा आते रे। नको रे, और पाए खाली। हां, और कैसा फील कर रहे हो? अरे एकदम मस्त। अच्छा, और पेशेंट कौन है? हमारे सर है ना। अच्छा, तो फिर तुम पेशेंट के बेड पे क्या कर रहे हो? उठो यहाँ से। ये क्या हो रहा है? ये क्लब है क्या? एंड यू प्लीज गेट अप। ये हॉस्पिटल है, लोग यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। आप भी पुलिस वाली हैं? मैं तो टीचर हूँ। मेरा वाइफ है। ये आपके पति हैं? बैड लक। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर मलेरिया। मलेरिया नहीं, रिया। डॉक्टर्स तो पेशेंट के साथ इतने प्यार से पेश आते हैं, लेकिन आप हमेशा ऐसे कंफू पांडा बन के क्यों आ जाती हैं? तुम जैसे पेशेंट्स के लिए ऐसा बनना पड़ता है। अगर तुम्हारी एक और कंप्लेंट आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। I think you should be okay. Yeah, I've checked all the reports. The blood test is also normal, and we're. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नमस्ते, डांटिए मत, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। आपसे कुछ बात करनी है, एकांत में। एक्सक्यूज मी, बहरे हो? Shut up. I'll see you later. खाना खाया तुमने? नहीं, काफी मोटी इडली है। वाह, ये लोग ना आपको खामखा खूसट पकाऊ खड़ूस समझते हैं। हाँ, मैं नहीं, ये। अरे चुप रे। नहीं मैं नहीं। छोड़िए, बैड पीपल। डॉक्टर हरनिया, मैं आपसे बात करना डॉक्टर चाहता हूँ। हरनिया नहीं, रिया। इसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम्हें हरनिया है? मुझे हरनिया नहीं है, मुझे नाम भूलने की बीमारी है। मैं रमेश को सुरेश बुलाता हूँ और रमेश को सुरेश। आप हंसिए मत, मुझे दवाई दीजिए प्लीज। 4 लोगों के सामने बहुत बेइज्जती होती है मेरी, अब बर्दाश्त नहीं होता। ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है इडियट, यू आर जस्ट लेजी, इसलिए तुम्हें नाम याद नहीं रहते। मतलब आप ये कहना चाहती है कि मैं पुलिस वाला हूँ लेकिन आलसी हूँ? गलत समझ रही हैं। अब देखिए, मैं यहाँ बैठे बैठे ये देखिए कितनी तेजी से मैं फूल लेके आया हूँ। लीजिए ना, आलसी नहीं हूँ मैं।